गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को। ओके, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतवंशी को सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करें सिंगापुर साहित्य पुरस्कार की तो प्रशांति राम को जो है वो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। किसे? तो भारतवंशी प्रशांति राम को सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके, देखिए सिंगापुर की नॉनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की लेक्चरर है प्रशांति राम। कौन है? तो नॉनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की लेक्चरर है प्रशांति राम, जिन्हें सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि उन्हें यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। उन्हें जो ये पुरस्कार है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई उनकी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए दिया गया। उन्हें जो ये पुरस्कार है वो उनके द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई लघु कथा है एक 9 यार्ड साड़ीज, उनके लिए उन्हें सिंगापुर के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो कुल मिलाकर सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भारतवंशी कौन है? प्रशांति राम को। ओके, चलिए दोस्तों कुछ रिवीजन कर लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित। तो हम देखते हैं कि कौन सा अवार्ड किसे अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। डॉक्टर दसारी राधिका की बात करें तो उन्हें जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में उन्हें जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर दसारी राधिका को। बात करें भी विष्णु नागर जी की तो इन्हें हाल ही में निराला सम्मान 2024 जो है प्रदान किया गया है। नंदगोपाल नंदी जी की बात करें तो इन्हें अश्विनी वैष्णव जी द्वारा, जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है उत्तर प्रदेश टॉप अचीवर राज्य के लिए जो है उन्हें नंदगोपाल नंदी को उत्तर प्रदेश टॉप अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया नंदगोपाल नंदी को। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री भी हैं। ओके, अब देखिए वाराणसी में शुरू हुआ लैब मित्र पहल। तो वाराणसी में शुरू हुए लैब मित्र पहल को जो है नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके, अब यहाँ पे बात कर ले यूथ आइकन अवार्ड की। तो यूथ आइकन अवार्ड जो है अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को जो है वो प्रदान किया गया है। किसे? यूथ आइकन अवार्ड की बात करें तो आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को भी हाल ही में प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड और अवार्ड पाने वाले। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बात करें हम ईस्टर्न अभ्यास की, जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, तो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज जो है वो ओमान में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो उसे ओमान में आयोजित किया जाएगा। ये जो अभ्यास है वो भारत और ओमान के मध्य होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। ओके, देखिए ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास, ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और ओमान की वायुसेना के मध्य आयोजित होने वाला जो है एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इसके आयोजन की बात करें तो इसका जो आयोजन है वो 11 से 22 सितंबर तक किया जाएगा। कहाँ पे? ओमान में किया जाएगा। जो ईस्टर्न ब्रिज है जो कि ओमान में आयोजित होगा, ये इस अभ्यास का 7वां संस्करण है जो भारत और ओमान के मध्य जो है आयोजित किया जाएगा ओमान में। ये उसका 7वां संस्करण है। ओके, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ओमान के मशीरा वायु सेना स्टेशन पर युद्ध अभ्यास जो है ये आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? तो ओमान के मशीरा वायु सेना स्टेशन पर युद्धाभ्यास को आयोजित किया जाएगा। ओके, तो ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास किसके बीच होगा? तो भारत और ओमान के बीच होने वाला ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ओके, चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं सैन्य अभ्यास जो अभी हाल ही में कंप्लीट हुए हैं। देखिए भारत और अमेरिका के मध्य अभी युद्धाभ्यास जो है हो रहा है। भारत और अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास हुए, उसका नाम है युद्धाभ्यास 2024, जिसका 20वां संस्करण जो है वो हुआ है। कहाँ पे? राजस्थान में। भारत और अमेरिका के मध्य जो द्विपक्षीय सैन्याभ्यास हुए हैं उसका 20वां संस्करण जो है अभी हाल ही में राजस्थान में आयोजित किया गया। ओके, बात कर ले तरंग शक्ति की। तो दोस्तों तरंग शक्ति जो है, तरंग शक्ति अभ्यास का जो दूसरा चरण आयोजित हुआ है कहाँ? ये आयोजित हुआ है भारत और
ऑस्ट्रेलिया के बीच, कहाँ, जोधपुर में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है ये जोधपुर में अभी आयोजित हुआ है तरंग शक्ति। अब देखते हैं वरुण सैन्य अभ्यास। तो वरुण सैन्य अभ्यास का 22वां संस्करण आयोजित किया गया, कहाँ पे, भारत और फ्रांस के मध्य, फ्रांस में। ओके, तो वरुण सैन्य अभ्यास का 22वां संस्करण भारत और फ्रांस के मध्य जो है वो फ्रांस में आयोजित किया गया। अगर हम बात करते हैं मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास की, तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और अभी श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया, कहाँ पे, श्रीलंका में। भारत और श्रीलंका के मध्य जो आयोजित किया गया है अभी श्रीलंका में मित्र शक्ति। और बात कर ले पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास, तो पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास जो है भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में आयोजित किया गया। ये जो पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास है उसे भारतीय सेना द्वारा है जो है वो लद्दाख में अभी आयोजित किया गया है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। तो जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया गया। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया गया। किसे, 15 नर्सों को प्रदान किया गया। टोटल 15 नर्सें हैं, जिसमें 15 टोटल में नर्स और दाइयाँ दोनों को मिलाकर टोटल 15 है, जिन्हें जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया। समझते हैं यहाँ पे। देखिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने पेशेवर नर्सिंगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। कहाँ आयोजन किया गया था पुरस्कार का, तो राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है जो नर्सें हैं उन्हें जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, द्रौपदी जी द्वारा टोटल 15 नर्सों को जो है, नर्सों नहीं है, नर्सों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया। टोटल 15 नर्सें थी जिन्हें उन्हें उनके कार्य के लिए जो है वो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करते हैं इस पुरस्कार की क्यों दिया जाता है, तो यह सम्मान जो है नर्सों को उनके सार्वजनिक सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रदान किया जाता है। ओके, इतना समझना है हमें यहाँ से कि जो नाइटिंगेल राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है 2024 वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो है वो 15 नर्सों को प्रदान किया गया। ठीक है, और इस समारोह का जो पुरस्कार का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया, तो इसे राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। ठीक है, अब स्टैटिक का बात कर ले यहाँ पे, तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है, स्थापना वर्ष है इसका 1975 और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था 1975 में। इसके पुरस्कृत राशि के तौर पर 1 लाख रुपया, एक प्रमाण पत्र और साथ में एक पदक जो है प्रदान किया जाता है प्रत्येक को पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपये, एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र और साथ में एक पदक जो है इस पुरस्कार के तहत प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो देखिए शहरी क्षेत्र के जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, वहाँ पर आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य है जहाँ पे उसके जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं 388 कुल टोटल स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में, उन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे जो है वो आयुष की सेवाएं वहाँ पे प्रदान की जा रही हैं, इसलिए मध्य प्रदेश जो है वो देश का पहला राज्य बन गया। अगर हम पश्चिम बंगाल को यहाँ पर रिलेट करें करेंट अफेयर से, तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे एंटी रेप विधेयक जो है वो पास हुआ है। एंटी रेप विधेयक जो यहाँ पे पास हुआ। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक सरकार के द्वारा ही अभी डेंगू को वहाँ पे महामारी घोषित किया गया। ठीक है, डेंगू को वहाँ पे महामारी घोषित किया गया। झारखंड की बात कर लें तो झारखंड सरकार द्वारा पहली ट्रांसजेंडर हैं आमिर महतो। किसे, आमिर महतो को जो है CHO यानी कि स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य विभाग में जो है वो पहली ट्रांसजेंडर है जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा जो है अप्रूवल प्रदान किया गया है। ओके, तो हमने इसको भी रिलेट करके देखा। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि हाल ही में अशोक राज सिंगडेल को किस देश का नया सेना प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। बात करें अशोक राज
सिगडेल की, तो उन्हें नेपाल का नया सेना प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक राज सिगडेल को जो है वो नेपाल का नया सेना प्रमुख जो है भी नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, अशोक राज सिगडेल को नेपाल का अभी नया सेना प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है। ओके, वो नेपाल के 45वें सेना प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे, यानी कि अशोक राज जो है वो नेपाल के 45वें सेना प्रमुख जो है वो नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे अगर बात करें इनके शपथ की, तो सेना प्रमुख अशोक राज को वहाँ के राष्ट्रपति हैं रणचंद्र पौडेल, कौन है? रणचंद्र पौडेल के द्वारा उन्हें सेना प्रमुख के पद के लिए शपथ प्रदान की गई, मतलब शपथ दिलाई गई है रणचंद्र पौडेल जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल जो है राजधानी यहाँ की काठमांडू हो जाएगी और प्रधानमंत्री हो जाएंगे केपी शर्मा ओली। कौन? केपी शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ओके, तो 45वें सेना प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक राज सिगडेल को। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसकी आत्मकथा 5 डिसेट्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है। अब 5 डिसेट्स इन पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है और किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है सुशील कुमार शिंदे जी की। सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है 5 डिसेट इन पॉलिटिक्स, जिसका अभी हाल ही में विमोचन हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ओके, ठीक है दोस्तों, इसका तो आंसर हो जाएगा सुशील कुमार शिंदे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक और आथर जो अभी हाल ही में करंट में बने हुए हैं, एक बार हम उनका रिवाइज कर लें। ठीक है, अब देखिए, प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत की एक पुस्तक है भारतीय विरासत और वैश्विक समस्याएं, व्यग्रता, उग्रता और समाग्रता का विमोचन हुआ। तो ये हो गया। स्ट्रैटेजिक कंड्रम रिसेपिंग इंडियाज एस फॉरेन पॉलिसी, ये किसके द्वारा लिखित गई है? राजीव सिकरी के द्वारा लिखित है। इंडियाज 800 पुस्तक ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम जी द्वारा लिखी गई है। कॉफ़ी टेबल बुक कॉल ऑफ द गिर, ये किसके द्वारा लिखी है? तो ये परिमल नाथवानी जी के द्वारा लिखी गई है। एक और पुस्तक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट मुस्लिम इन न्यू इंडिया, ये प्रोफेसर हिलाल अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब बात कर ले 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये किसके द्वारा लिखित है? तो जनरल मनोज मुकुंद जी के द्वारा लिखित है। और नेक्स्ट में हो जाएगा अलोन इन द रिंग, ये जनरल निर्मल चंद्र विज द्वारा लिखित है। एक और बुक है यहाँ पे है कि मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये बायोग्राफी मनोज वाजपेयी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पीयूष पांडे के द्वारा लिखित बायोग्राफी। ओके दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट बुक एंड ऑथर थे हमने एक बार उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जो जीएसटी की दर है उसे 12% से घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए, अगर हम बात करें कैंसर की दवाओं पे जो 12% जीएसटी टैक्स लगता था उसे घटाकर कितना कर दिया गया? 5% कर दिया गया। ओके, उसे कितना कर दिया गया है? तो उसे घटाकर जो है 5% कर दिया गया है। ठीक है, देखिए, जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर जो है वो 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। ओके, नई दिल्ली में जो जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया, उसी में यह निर्णय लिया गया 54वीं बैठक में जीएसटी परिषद की कि जो 12% का जीएसटी लगता है उसकी जगह पे 5% जो है रेट किया जाए। ओके, बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो बैठक की अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई। ठीक है, किसकी बैठक की अध्यक्षता? तो 45वीं जो जीएसटी परिषद की बैठक हुई है, 54वीं जो जीएसटी परिषद की बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री हमारी है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा जो है इस बैठक की अध्यक्षता की गई और इसमें निर्णय लिया गया कि जो जीएसटी की दर है उसे 12% से घटाकर 5% कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? तो बात करते हैं अगर दूसरे की, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन वाला बाजार बन गया है। चीन की बात करें तो यहाँ पे चीन फर्स्ट स्थान पे है, लेकिन भारत जो है अमेरिका को
पहले अमेरिका जो दूसरे स्थान पर था, लेकिन अमेरिका को पछाड़ कर जो है वो भारत जो है वो दूसरे स्थान पर आ गया और 5G स्मार्टफोन बाज़ार का दूसरे सबसे बड़ा जो है वो विश्व में 5G स्मार्टफोन का बाज़ार बना हुआ है भारत में। ठीक है, अब अमेरिका जो है इस नंबर में तीसरे स्थान पे हो गया है। ओके, अच्छा दोस्तों देखिए 13 सितंबर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे, जो भी इम्पोर्टेंट थे, उन सबको हमने डिस्कस किया, एक्सप्लेन करके अच्छे से डिस्कस किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो आप प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें और अपने ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि सबके तक ये करंट अफेयर की जो सेशन है वो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम।